नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जीके चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस से जो तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, उनके लिए स्पेशल वीडियो हैं। टॉपिक नंबर 5 लाया हूं, सब्जेक्ट 1 यानी सामाजिक विज्ञान की 8 सब्जेक्ट जो हैं सेकंड ग्रेड में, उसकी तैयारी करवा रहा हूं मैं। और उसी में से एक टॉपिक आज का आकस्मिक संचलन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ज़रूर आप बने रहें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर इस चैनल को ज़रूर पहुंचाएं आप। तो इससे पहले मैं कहना चाहता हूं आपको कि मैंने सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड की तैयारी आपको शुरू करवा दी है। दर्शन शास्त्र के भी वीडियो आ रहे हैं, तो आप ज़रूर देखें मेरे ऑथेंटिक नोट्स। आप मेरे ऑथेंटिक नोट्स तथा एक गाइड ही पढ़ें, ज़्यादा आप न पढ़ें और एक चीज़ को बार बार पढ़ें, यही आपके लिए बेहतरीन रहेगा। साथ ही फर्स्ट पेपर के लिए मेरे इतिहास, जो राजस्थान का इतिहास, मेरे 29 वीडियो आप ज़रूर देखें, उससे बाहर आपका नहीं जाएगा क्वेश्चन। और भारत का इतिहास भी मैंने आपके इस चैनल पर शुरू कर दिया है, तो इसके बाद विश्व का इतिहास आएगा। ऑथेंटिक नोट्स के साथ आपके लिए मेहनत हो रही है, तो अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हमारा टॉपिक शुरू करें हम, आकस्मिक संचलन। तो ये हैं आकस्मिक संचलन। तो देखिए, भूकंप समाघात रेखा किसे कहते हैं? समान भूकंपीय अज्ञात वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा को भूकंप समाघात रेखा कहते हैं। सम भूकंपीय रेखा किसे कहते हैं? एक ही समय पर भूकंप आने वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा को सम भूकंपीय रेखा कहते हैं। पूछा जाता है रेडान गैस क्या है? तो रेडान गैस जो है वो भूकंप की उत्पत्ति से पूर्व वायुमंडल में जो गैस में वृद्धि होती है, उसी को हम रेडान गैसों के नाम से जानते हैं। और हम देखें तो प्रत्यास्थ ऊर्जा किसे कहते हैं? भूकंप की उत्पत्ति के दौरान भूकंप मूल से ऊर्जा जो निकलती हैं, उसे ही हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बने हैं। आगे देखिए, सिस्मोग्राफ पर भूकंपीय तीव्रता मापने के कितने पैमाने हैं? 3 ध्यान रखें। कौन कौन से? राशि फेरल पैमाना, इसकी तीव्रता 1 से 11 तक है। मरकैली पैमाना 1902 में और इसकी स्थापना हुई है। 1 से 12 तक भूकंप नापा जाता है इसमें। और एक है रिक्टर पैमाना, रिक्टर जो खोज की थी चार्ल्स रिक्टर द्वारा, तीव्रता 0 से 9 अंक। और संशोधन इसमें हुआ था रिएक्टर पैमाने में 1935 में गुटनबर्ग द्वारा। तो ये ज़रूर ध्यान दें आप, सिस्मोग्राफ पर भूकंपीय तीव्रता मापने के 3 पैमाने, राशि फेरल पैमाना, मरकैली पैमाना और रिएक्टर पैमाना। आगे देखिए, अब तक 8.9 तीव्रता रिएक्टर पैमाने के भूकंप को रिकॉर्ड किया गया है, ध्यान रखें आप। तो 26 जनवरी 2001 को कच्छ यानी भुज में भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 8.1 थी। आगे देखिए, भूकंप की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? ध्यान रखना, भूकंप की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, क्या कारण नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या कारण है? तो ज्वालामुखी क्रिया। 1883 के काकाटोआ ज्वालामुखी के फटने के दौरान 12,800 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतर्द्वीप पर इसकी आवाज़ सुनी गई है। कितने किलोमीटर दूर है? देखो, जहां पर ज्वालामुखी आ रहा है उससे 12,800 किलोमीटर दूर आवाज़ आई है और धरातल से 80 किलोमीटर ऊंचाई पर पदार्थ उछले हैं। तो भूकंप की उत्पत्ति के कारण में ज्वालामुखी क्रिया हो गई, भूपटल गंशन हो गया, भू संतुलन अवस्था हो गई, जलीय भाग द्वारा भी होता है, पृथ्वी का संकुड़न के द्वारा भी और प्लेट विवर्तन की द्वारा भी क्या होता है? भूकंप की उत्पत्ति के ये कारण जरूर याद रखें आप। ये एक बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा है,
प्रत्यास्थ पुनर्चयन सिद्धांत किसने दिया है? H.F. रीड द्वारा। और चट्टानों का अत्यधिक तनाव होने पर टूटना, पुनः अपने स्थान पर आने के लिए गति करना ही क्या है? प्रत्यास्थ पुनर्चयन सिद्धांत है, जो H.F. रीड द्वारा दिया गया है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट ला रहा हूं, ध्यान रखें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए नोट्स बन रहे हैं। तो देखिए, भूकंपों का विश्व वितरण हम देखें, भूकंप कहाँ आते हैं और विश्व वितरण हम देखें तो परिप्रशांत महासागरीय मेखला, विश्व के 68% भूकंप प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित तटीय क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखें, 68%। इसमें रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत और एशिया के तट से लगे द्वितीय चाप क्षेत्र आते हैं। और इस क्षेत्र में भूकंप व ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण इसे क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर, अग्नि विलय के नाम से भी जानते हैं। तो परिप्रशांत महासागर जो मेखला है, वहीं से 68% विश्व में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वहीं आ रहे हैं। दूसरे देखें, दूसरा नंबर पर तो मध्य महाद्वीपीय पेटी, ध्यान रखें 21% भूकंप इस पेटी से आते हैं और इसका विस्तार यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया के दक्षिण मध्य में आल्प्स हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के सहारे हैं। भारत का भूकंप क्षेत्र भी इसी मेखला के अंतर्गत आता है। तो आप जरूर ध्यान दें कि भारत का भूकंप किस मेखला के अंतर्गत आता है? मध्य महाद्वीपीय पेटी। बार बार क्वेश्चन बना है। अन्य क्षेत्र देखें तो विश्व के 11% क्षेत्र भूकंप इससे आते हैं। किससे? तो पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटी क्षेत्र प्रमुख हैं। तो जरूर आप देखें। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र, भारत में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में आते हैं, सिर्फ सिक्किम को छोड़कर। ध्यान रखें आप, पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य में सिक्किम को छोड़कर, नेपाल बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र में, उत्तराखंड में भूकंप आते हैं, पंजाब कश्मीर का सीमा क्षेत्र में भूकंप आते हैं। और देखें तो गुजरात का कच्छ प्रायद्वीप में भूकंप आते हैं। भारत का न्यूनतम भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा? तो प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भाग, जिनमें तेलंगाना, रायलसीमा व मराठावाड़ा दंडकारण्य पठारों का क्षेत्र है, जहां पर भूकंप प्रभावित कम क्षेत्र है। यहां पर जरूर आप समझे। और राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र थार मरुस्थल, ध्यान रखें आप। न्यूनतम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, कोटा संभाग यानी हाड़ौती प्रदेश में सबसे कम भूकंप आते हैं। जरूर ध्यान दें आप। आगे देखिए, भारत में अब तक आए भूकंप देखें हम तो 11 अक्टूबर 1737 ईस्वी में कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत के इतिहास का सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप आया था। उसी प्रकार 16 जून 1819 को कच्छ गुजरात में इस भूकंप से 24 किलोमीटर लंबी कटक का निर्माण हुआ, जिसे क्या नाम दिया है? अल्लाहबाद नाम दिया है। बहुत बार क्वेश्चन आया, कच्छ में जो भूकंप आया था उसका 24 लंबी कटक का निर्माण हुआ, जिसे अल्लाहबाद का नाम दिया है। बार बार ध्यान रखें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। उसके बाद देखें, दिसंबर 1967 में कोयना महाराष्ट्र में भूकंप आया है। 1991 में उत्तरकाशी भूकंप उत्तराखंड में आया। उसी प्रकार सितंबर 1993 में लातूर महाराष्ट्र में भूकंप आया है। 1999 में चमोली उत्तराखंड में, यहाँ पर तो बार बार भूकंप आते ही है, आपको पता है। और 26 जनवरी 2001 को भुज गुजरात भूकंप, इस भूकंप से 30,000 लोगों की मृत्यु हुई है, 6,000 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति हुई है। तो भूकंप एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लाया था। अब देखिए आगे, उसी प्रकार आकस्मिक संचलन हम पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक है। जरूर थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन इसको मैंने इजी करके यहाँ पर लाया हूँ, आपको आधे घंटे में पूरा समझ आ जाएगा। तो देखते रहिए आप। ज्वालामुखी से आशय हैं उस दरार या छिद्र से जिससे होकर भूगर्भिक मैग्मा, जलवाष्प, गैस एवं विखंडित पदार्थ निकलते हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? से आशय उस दरार या छिद्र से है जिससे होकर भूगर्भिक मैग्मा, जलवाष्प, गैस एवं विखंडित पदार्थ निकलते हैं। ज्वालामुखीयता किसे कहते हैं? ज्वालामुखीयता से आशय हैं भूगर्भ में मैग्मा के निर्माण से लेकर उसके धरातल पर लावा के रूप में प्रकट होने वाला समस्त प्रक्रिया शामिल हैं, जिसे ज्वालामुखीयता के नाम से जानते हैं।
मैग्मा क्या है? तो भूगर्भ में स्थित गर्भ तरल गैसीय पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। लावा किसे कहते हैं? जब मैग्मा धरातल पर प्रकट होकर ठंडा हो जाता है और उसमें गैसीय पदार्थ वायुमंडल में मिल जाते हैं तो उस शेष भाग, ठंडे भाग को क्या कहेंगे? लावा। और ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? ध्यान रखें आप, जलवाष्प व गैसें हैं, विखंडित पदार्थ हैं और लावा हैं। ध्यान रखें आप, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से? जलवाष्प व गैसें हैं, विखंडित पदार्थ हैं और लावा हैं। सिलिका के मात्रा के आधार पर लावा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ध्यान रखें आप, सिलिका के मात्रा के आधार पर लावा 2 प्रकार का होता है। एक तो है अम्लीय लावा और एक है क्षारीय लावा। क्षारीय लावा को पेट्रिक लावा तथा बेसिक लावा के नाम से भी जाना जाता है। अम्लीय लावा, सिलिका की मात्रा उसमें 60 से 70% होती है। यह गाढ़ा होता है, चिपचिपा और ज्वालामुखी नलिका के समीप जमकर गुंबद का आकार का शंकु बनाता है। इसे अम्लीय लावा कहते हैं। जबकि पेट्रिक लावा, बेसिक लावा या क्षारीय लावा, सिलिका की मात्रा 50% होती है, पतला होता है। यह ज्वालामुखी नलिका में अधिक दूरी तक जाता है जिस कारण इससे बनने वाला शंकु शील्ड आकार का शंकु होता है। बहुत बार क्वेश्चन बने हैं घुमा फिरा के, घुमत के आकार के शंकु अम्लीय लावा में बनते हैं, जबकि शंकु शील्ड के आकार के जो बनते हैं वो बेसिक लावा यानी कि क्षारीय लावा में बनते हैं। ये पतला, ये जाड़ा, जरूर आप देखें, समझे बात को। आगे देखिए, ज्वालामुखी के प्रकार लाया हूं मैं। ज्वालामुखी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी और एक होता है उद्भार के अवधि के आधार पर ज्वालामुखी। ज्वालामुखी 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी और उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी। अब उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी 2 प्रकार के, फिर से 2 भागों में बांटा है। एक तो है केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी और एक है स्टोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। ध्यान रखें, केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, इसमें विस्फोट नहीं होता है। उदाहरण के लिए हवाई तुल्य ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट नहीं होता है, जबकि स्टोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी कुछ विस्फोट होता है। ध्यान रखें आप। जबकि दूसरा है दरारी उद्गम वाले ज्वालामुखी को फिर से 2 भागों में बांटा है। तो देखिए, उद्गार अवधि के आधार पर ज्वालामुखी में हम देखें तो पहला देखिए उद्गार के आधार पर और दूसरा है उद्गार अवधि के आधार पर। ध्यान रखें, तो पहला केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी और दूसरे हैं कौन से? दरारी उद्गम वाले ज्वालामुखी। और केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, और विस्फोट होता है वो कौन सा है? स्टोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। समझने की बात है। और दूसरे है दरारी उद्गम वाले ज्वालामुखी। उद्गम अवधि के आधार पर ज्वालामुखी को वापस 2 भागों में बांटा है। जागृत ज्वालामुखी जिसे सक्रिय ज्वालामुखी भी कहते हैं, सुषुप्त और पुषुप्त ज्वालामुखी, ये उद्गार के आधार पर आते हैं। ज्वालामुखी स्थल आकृतियां जरूर देखें, थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होगा इस टॉपिक में, लेकिन आप इसको 2 बार समझोगे तो समझ में जरूर आएगा। ज्वालामुखी स्थल आकृतियां हम देखें तो एक तो देखो, ज्वालामुखी स्थल आकृतियों को 2 भागों में बांटा, एक तो बाह्य स्थल आकृतियां और एक हैं आंतरिक स्थल आकृतियां। बाह्य स्थल आकृतियां हम पढ़ें तो देखिए, बाह्य स्थल आकृतियां केंद्रीय उद्गार से संबंधित स्थल आकृतियां हम देखें। ऊपर उठी हुई स्थल आकृतियां हम देखें तो शंकु किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी उद्गार से ज्वालामुखी के नलिका के दोनों और लावा के जमाव को शंकु कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, शंकु किसे कहते हैं? ज्वालामुखी उद्गार से ज्वालामुखी नलिका के दोनों और लावा के जमाव को शंकु नुमा आकृति को ही शंकु कहते हैं। शीडर शंकु किसे कहते हैं? धूल, राख व विखंडित पदार्थ का होना ही शीडर शंकु कहलाता है। उसी प्रकार सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, मिश्रित शंकु किसे कहते हैं? एक परत विखंडित पदार्थ की और दूसरी परत क्या है? लावा, जिसे मिश्रित शंकु के नाम से जानते हैं। परिपोषित शंकु किसे कहते हैं? जब एक मुख्य शंकु पर अन्य कई शंकु बन जाते हैं, बिल्कुल सही है, परिपोषित शंकु कहते हैं। पेड्रिक लावा शंकु या बेसिक लावा शंकु या क्षारीय लावा शंकु, उसी प्रकार अम्लीय लावा शंकु, घुमदकार शंकु भी उसी को कहते हैं, पहले हमने पढ़ा है। लावा द्वार प्लग किसे कहते हैं? देखो ये प्रश्न बना है, लावा द्वार या प्लग किसे कहते हैं?
जब ज्वालामुखी छिद्र का लावा जमकर ठोस हो जाता है तो उसे ज्वालामुखी द्वार या प्लग कहते हैं, और यहाँ उसको ही कार्क भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, लावा द्वार प्लग, जब ज्वालामुखी का छिद्र, जो ज्वालामुखी आ रही है ना उसका छिद्र का जो लावा है वह जमकर ठोस हो जाता है तो उसे ज्वालामुखी द्वार जो है उसे क्या कहते हैं, प्लग, और उसी प्लग को क्या कहते हैं, कार्क कहते हैं। ध्यान रखें आप। अब देखो क्रेटर, ये पूछा है, क्रेटर किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर बने गर्त को क्या कहते हैं, क्रेटर। ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर बने गर्त को तो क्रेटर कहते हैं। जब इस क्रेटर में जल का भार जाना ही क्रेटर झील कहलाता है। देखो क्रेटर में जल आ जाएगा तो क्रेटर झील बन जाएगी। और विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी है, ट्रोबा झील। ट्रोबा झील इंडोनेशिया में है। याद रखें, क्रेटर किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर बने गर्त को तो क्रेटर कहते हैं, और उसमें पानी भर जाएगा, क्रेटर झील। और विश्व का सबसे बड़ी क्रेटर झील ट्रोबा झील है, इंडोनेशिया। याद रखें आप। क्रेटर के विस्तृत रूप को क्या कहते हैं, काल्डेरा। ये भी प्रश्न पूछा है। क्रेटर के विस्तृत रूप को काल्डेरा के नाम से जानते हैं। दरारी उद्गार वाली स्थलाकृतियां हम देखें तो लावा पठार किसे कहते हैं, लावा की मोटी परत को लावा पठार कहेंगे। मैसा पठार, प्राचीन चट्टान पर अपर्दन पठार जो है उसको मैसा पठार कहते हैं। और बुट्टी, मैसा के कटाव को बुट्टी कहते हैं। आपको पता है चित्तौड़ का जो किला है हमारा वो मैसा पठार पर बना है, प्राचीन चट्टान का अपर्दन पठार है वह। तो ये बातें जरूर आप ध्यान दें, समझे बात को। ये देखिए आंतर ज्वालामुखी की स्थलाकृतियों में आंतरिक स्थलाकृतियां कौन सी हैं, ये प्रश्न बना है। आप इसे आपके बुक्स में डिटेल्स जरूर पढ़ें। मैं एक चित्र भी लाया हूं आपके लिए। ये देखिए, ये आंतरिक स्थलाकृतियां, और बेथोलिथ, बास स्टॉक, लेथोलिथ, बिस्मालिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, झील और डम्क। याद रखें, आप देख सकते हो आप, बिस्मालिथ ये हैं, लेपोलिथ ये हैं, ये सील है, ये डम है, ये झील है, ये फेकोलिथ है और ये लेपोलिथ है। जरूर इसको समझे आप, इससे क्वेश्चन 100% आपका बनता है। तो ये ज्वालामुखी के जो ये इसको डिटेल आप जरूर पढ़ सकते हो, आपके पास में जरूर होगा। ये आंतरिक स्थलाकृतियों को जरूर आप पढ़े, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके। पूछा जाता है लेकालिथ कहाँ होता है, तो ये देखो लेकालिथ का लेपोलिथ कहाँ होता है, यूँ पूछा जाता है। फेकोलिथ के नीचे लेपोलिथ हैं, ये फेकोलिथ है, ये बॉस स्टॉक है, ये ज्वालामुखी का ये पूरा मैप लाया हूँ, लेकिन इसको डिटेल आप जरूर पढ़ें। तो देखते हैं आगे। ज्वालामुखी के गौण रूप कौन कौन से हैं, एक तो ग्रेसर और एक धुआरे होते हैं। ग्रेसर मतलब उष्णोत्स भी कहते हैं उसे, जबकि धुआरे को धूम छिद्र भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा धुआरा, याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा धुआरा अलास्का यूएसए के तट नर्म ज्वालामुखी क्षेत्र में 10 सहस्त्र हजार ध्रुवों की घाटी है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा धुआरा अलास्का यूएसए में है, आज जरूर रखें आप। विश्व में अब तक 500 से अधिक ज्वालामुखी देखे गए हैं। कितने, 500 से अधिक, और उसमें से 403 ज्वालामुखी जो है वो परिप्रशांत महासागर मेखला में आए हैं। परिप्रशांत महासागर में मैंने कहा है 68% ज्वालामुखी आते हैं, तो 500 में से 403 तो यहीं आए हैं। और विश्व के 15% ज्वालामुखी जो है वो अपसारी रचनात्मक प्लेट के किनारे आते हैं। प्लेट विवर्त की सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया है, आपको समझ में आई होगी। अपसरी और अभिसारी जो बातें हैं, वो अपसरी में प्लेटें आपस में एक दूसरे के सामने आती है, जबकि अभिसारी में विपरीत जाती हैं। तो बिल्कुल सही है कि विश्व के 15% ज्वालामुखी जो है वो अपसारी रचनात्मक प्लेट के किनारे आते हैं। विश्व के 80% ज्वालामुखी विनाशी प्लेट के किनारे सहारे आते हैं। बिल्कुल सही बात है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है, ओजेस डेल सलेडो। याद रखें आप, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा, तो ओजेस डेल सलेडो अर्जेंटीना चिली में है। 6893 मीटर ऊंचा है यह। दूसरा है लुई लाई लाको, अर्जेंटीना चिली में यह 6739 मीटर। तिपास हैं, अर्जेंटीना में है 6660 मीटर। ये याद रखें आप, ये जरूर याद रखें। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ओजेस डेल सलेडो जो अर्जेंटीना चिली में है।
विश्व का सबसे ऊंचा मृत मृत ज्वालामुखी कहाँ है? एकांगुआ अर्जेंटीना में ज्यादा ही है ज्वालामुखी, 6990 मीटर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? सीधा क्वेश्चन आया है, स्टोम्बोली इटली को, एक जगह है स्टोम्बोली इटली, उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी लाया हूं मैं, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी दक्षिणी अमेरिका में, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी दक्षिणी अमेरिका। सेंट हेलेस ज्वालामुखी पर्वत क्रेस्केट श्रेणी में है। ज्वालामुखी पर्वत रिंग ऑफ फायर का भाग हैं, बिल्कुल सही है। एंडीज पर्वत न्यूजीलैंड और फिलीपींस हैं, जरूर ध्यान दें आप। ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली सर्वाधिक गैस जल वाष्प है, ये क्वेश्चन बना है। ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी? जल वाष्प, याद रखें। वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी अत्यधिक विस्फोट वाले होते हैं। मैग्मा की रचना बेसाल्ट व ग्रेनाइट से होती है। उसके बाद में फिलीपींस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी स्थित हैं। 10,000 ध्रुव छिद्रों की घाटी कहाँ है? अलास्का अमेरिका में। और ज्वाला पठार और अवस्थिति देखें, पराना का पठार कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। इग्नम्बाइट का पठार कहाँ है? न्यूजीलैंड में। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में। और उसी प्रकार डेकन्सबर्ग का पठार है अफ्रीका में। तो ये मिलान करो, क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप समझे बात को। एनिया कचक उदाहरण किसका है? क्रेटर का। एनिया कचक उदाहरण किसका है? क्रेटर का। और क्रेटर मैंने कहा था ये झील होती हैं, एक होता है कॉल्डेरा और एक होता है अवस्थिति। कॉल्डेरा मैंने समझाया आपको पहले। तो देखें लाकलडेरा कहाँ है, कौन सा कहाँ है वो कॉल्डेरा? तो वो है कनारी द्वीप में। करमाई कॉल्डेरा कहाँ है? अलास्का में, यूएसए में। और काकाटाओ याद रखें आप, इंडोनेशिया। काकाटाओ इंडोनेशिया में है। असो जापान, असो जापान। तो जरूर आप मिलान करें, लाकालडेरा कनारी द्वीप में है, करमाई अलास्का में है, काकाटाओ इंडोनेशिया में है, जबकि असो जापान में है। विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेस्टफुल गीजर यूएसए के एलोस्टोन पार्क में स्थित हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय याद रखें, देखो ये डिटेल मैंने कहा था, जो आंतरिक स्थलाकृति है उसको डिटेल जरूर पढ़ें। और पिछली बार ये क्वेश्चन आया था फेकोलित किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों के अपतियों तथा अभिनतियों में लावा के जमाव के फलस्वरूप निर्माण को क्या कहते हैं? फेकोलित कहते हैं। वही मैंने आपको बताया था फेकोलित। तो जरूर देखें आप, समझे। पेट्रिक लावा में सिलिका का निम्न स्तर होता है, बिल्कुल सही मैंने कहा था आपको। दो लावा होते हैं, एक तो पेट्रिक लावा जिसको बेसिक लावा के नाम से जाते हैं, और इसी को क्षारीय लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय लावा। और इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, 50% से भी कम होती है, और ये पतला होता है, मैंने कहा था आपको। मेरू एल्गन बिसनंगा ज्वालामुखी पर्वत अफ्रीका में है, ध्यान रखें। मध्य अटलांटिक कटक के दोनों ओर आइसलैंड द्वीप स्थित है। मध्य अटलांटिक कटक के दोनों ओर आइसलैंड द्वीप स्थित हैं। 10 सहस्त्र धूम घाटी अलास्का यूएसए में। कोह सुल्तान द्वारा कहाँ है? ईरान में। क्वेश्चन आया है, कोह सुल्तान द्वारा ईरान में है। व्हाइट टापू का द्वारा न्यूजीलैंड में है। माउंट ताल फिलीपाइन द्वीप में 3 क्रेटर पाए जाते हैं। माउंट ताल कहाँ है? फिलीपाइन में, और वहां पर 3 क्रेटर पाए जाते हैं। अब ये देखिए यहां से क्वेश्चन बना है, ज्वालामुखी और अवस्थिति। ध्यान रखिए कौन सा? एंटना। एंटना कहाँ है? आइसलैंड में। लाकी है सिसिली में। मोनालासो जापान में है, जबकि फ्यूजियामा जो है वो हवाई में स्थित हैं। तो जरूर आप ज्वालामुखी व अवस्थिति जरूर ध्यान दें। एंटना आइसलैंड, लाकी सिसिली, मोनालाओ जापान, और फ्यूजियामा हवाई में है। हवाई एक क्षेत्र है, देश है। और फोसा मैग्मा है एक ज्वालामुखी। फोसा मैग्मा है एक ज्वालामुखी। स्कोरिया के संगठित रूप को बेरसिया कहते हैं। स्कोरिया के संगठित रूप को बेरसिया कहा जाता है। जागृत ज्वालामुखी स्टोम्बोली है। जागृत ज्वालामुखी स्टोम्बोली है। शांत ज्वालामुखी कौन सा है? देमावेंद। जबकि प्रसुप्त ज्वालामुखी विसुवियस हैं, याद रखें। जागृत ज्वालामुखी स्टोम्बोली, शांत ज्वालामुखी देमावेंद, और प्रसुप्त ज्वालामुखी विसुवियस हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। ये देखिए आगे, सिंडर शंकु जोरल्लोलो ज्वालामुखी मैक्सिको में है।
कंपोजिंड शंकु जो है वो मैग्रान ज्वालामुखी फिलीपाइन में है। एसिड लावा शंकु स्टोम्बोली ज्वालामुखी लिलारीपी में है। तो ये देखो कंफ्यूज ज़रूर करता है, और आपको पहली बार आप समझ रहे हो तो थोड़ा आपको कंफ्यूज ज़रूर लगेगा, लेकिन 2 बार आप पढ़ोगे तो ये सभी इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा। ज़रूर आप देखें इसको। भूकंपीय लहरों के मार्ग अंडाकार होते हैं, ध्यान रखें आप। भूकंप में सर्वाधिक धरातलीय क्षति एल तरंगों में होती है। देखो ज़्यादा धरातलीय क्षति कहाँ होती है? एल में। तो लव करोगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। तो एल ज़रूर, लव तो धोखा तो मिलने ही वाला है, 100% बात है। तो भूकंप में सर्वाधिक धरातलीय क्षति कहाँ होगी? लव में, तो एल में। और विध्वस्त लहर एस तरंग हैं, यह सागरीय भागों में लुप्त हो जाती हैं, और यह एस तरंगे प्रकाश तरंग के समान होती हैं। तो समझे आप, एस यानी सागर, सागरीय तरंग कहते हैं, सागर में लुप्त हो जाती है। एस तो सागर, उसका नाम सागर हो गया, और सागर जो है वो लुप्त, सागर में लुप्त हो जाएगा, एस लुप्त हो जाएगा। और एस तरंग प्रकाश तरंग के समान होती हैं, याद रखें। एल तरंग संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाकर अधिकेंद्र तक पहुंचती हैं। एल तरंगे पूरी पृथ्वी की ओर चक्कर लगाती है, ध्यान रखें। एस तरंगे की तुलना में पी तरंगे की चाल 1.7 गुनी अधिक होती है। एस से पी तरंगे की चाल अधिक होती है, ध्यान रखें आप। ये जो है वो थोड़ी महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लाया था मैं। आगे देखिए, सागरीय खाई के आधार पर लगभग 45 डिग्री कोण पर स्थल मंडल से दुर्लभता मंडल का विस्तृत भूकंपीय तंत्र को क्या कहते हैं? बेनी आप क्षेत्र कहते हैं। सागरीय खाई के आधार पर लगभग 45 डिग्री कोण पर स्थल मंडल से दुर्लभता मंडल तक विस्तृत भूकंपीय क्षेत्र को बेनी आप क्षेत्र के नाम से जानते हैं। परिप्रशांत पेटी में भूकंप आने की संभावना अधिक होती है, क्यों? ध्यान रखें, मैंने कहा था 68% भूकंप यहीं से आते हैं। तो क्यों? तो एक तो यह नवीन वलित पर्वत है, यह एक है सक्रिय प्लेट सीमा है यह, और एक है अभिसारी प्लेट सीमा है, याद रखें, अभिसारी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात। और प्रसिद्ध कराकतोआ ज्वालामुखी का घटनास्थल इंडोनेशिया है। कराकतोआ ज्वालामुखी का कहाँ है? इंडोनेशिया में। और कार्डिलेरा पर्वतीय श्रृंखलाओं का समूह है। क्वेश्चन बना है, कार्डिलेरा क्या है? पर्वतीय श्रृंखलाओं का समूह। इस प्रकार मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लाया हूं। जरूर आप 1 से 2 बार इसको देखें तो समझ में आ जाएगा आपको। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक गाइड रखें आप और ये नोट्स पढ़ें, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है आपको। इसको बार बार समझे, मेरे ऑथेंटिक नोट्स को आप बार बार पढ़ोगे तो ज़रूर आपके लिए काम आएगा, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।